हे फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेटिव्स के बारे में। डेरिवेटिव्स क्या होता है? सो डेरिवेटिव्स कुछ नहीं है, जैसे वी हैव शेयर्स एंड डिबेंचर्स जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसी तरह हमारे पास होते हैं डेरिवेटिव्स जो कि एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है इन विच द पर्सन्स कैन इन्वेस्ट। और सेकेंड पॉइंट जो इसकी डेफिनेशन में है वो ये कि इनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। इसके नाम में ही छुपा है, जैसे बोला गया है डेरिवेटिव्स दैट मीन्स विच ड्राइव देयर वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ समथिंग एल्स। इनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, इनकी वैल्यू डिपेंड करती है कि इनके ऊपर अपॉन द वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग असेट। तो क्या मतलब हुआ? डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू इज डिपेंडेंट अपॉन और ड्राइव फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग असेट। ठीक है, डेरिवेटिव क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं दो इंटेंशंस के साथ। या तो इंटेंशन होती है प्रॉफिट्स को अर्न करना, या इंटेंशन होती है खुद को हैज करना अगेंस्ट द फाइनेंशियल रिस्क। तो ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको आगे बताऊंगी, अभी सिर्फ सिंपल मतलब समझिए कि एक तरह का फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दो पार्टीज एंटर करती हैं खुद को क्या करने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट द फाइनेंशियल रिस्क, या फिर स्पेकुलेशन करती हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो वो होते हैं डेरिवेटिव्स। ये बहुत ही एक वाइड टर्म है जिसके अंदर वेरियस कंसेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही वाइड कंसेप्ट है गाइस, और इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो अभी आप ज़्यादा कंफ्यूज ना होते हुए सिर्फ इतना समझिए कि डेरिवेटिव्स का बेसिक मीनिंग क्या होता है। तो क्या होता है बेसिक मीनिंग? कि एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें पीपल इन्वेस्ट कर सकते हैं, और दूसरा कि इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। इसकी वैल्यू कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है? ऑन द वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग असेट। अंडरलाइंग असेट क्या है? ये वो असेट होती है जिसको बेचने या खरीदने के लिए दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसे हम बोलते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास। यहाँ पर अंडरलाइंग असेट कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी अ स्टॉक, it can be a commodity, it can be the currency, or it can also be the index like we have NSE BSE index। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है डेरिवेटिव्स, ये बीकॉम स्टूडेंट्स और BBA स्टूडेंट्स आई थिंक पढ़ते हैं। इसमें सिक्योरिटी मार्केट ऑपरेशंस एक बुक है, उसमें ये कंसेप्ट है डेरिवेटिव्स का, और बहुत लोग इसे समझ नहीं पाते हैं कि व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को कंसिडर किया है और इसके ऊपर वीडियोस बना रही हूँ ताकि आप लोगों को ये कंसेप्ट इजीली समझ आए। अगर आपको इसका बेसिक मतलब समझ आता है तो इसके अंदर जितने भी और कंसेप्ट्स इन्वॉल्व हैं आप उनको भी अच्छी तरह से समझ पाओगे। सो आई होप सो अभी आपको इतना समझ में आया जितना मैंने बताया कि डेरिवेटिव्स क्या है, विच डू नॉट हैव देयर ओन वैल्यू एंड देयर वैल्यू इंटायरली डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग असेट। एंड अंडरलाइंग असेट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ स्टॉक, इट कैन बी अ कमोडिटी, इट कैन बी अ करेंसी, और इट कैन एन इंडेक्स। ठीक है, सो यहाँ पर दो हमने चीजें देखी कि दे आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन विच पीपल कैन इन्वेस्ट देयर मनी, एंड सेकेंड इनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स कि लोग जो है डेरिवेटिव्स में क्यों इन्वेस्ट करेंगे, या डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंटर क्यों करते हैं लोग। तो वो जो है ऑब्जेक्टिव्स दो हो सकते हैं। ठीक है, दो ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? या तो हैजिंग, ऑब्जेक्टिव दो हो सकते हैं, या तो हो सकता है हैजिंग और या फिर हो सकता है स्पेकुलेशन, या फिर क्या हो सकता है? स्पेकुलेशन। तो हैजिंग जो है उसका मतलब होता है हैज करना, मतलब कि खुद को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, और स्पेकुलेशन करना मीन्स बैटिंग करना और प्रॉफिट्स अर्न करना। तो ये दो मेजर पार्टिसिपेंट्स होते हैं डेरिवेटिव मार्केट के। एक होते हैं हमारे पास हैजर्स और दूसरे होते हैं स्पेकुलेटर्स। हैजर्स कौन होते हैं? जो खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अगेंस्ट द फ्लक्चुएशन इन द प्राइजेस ऑफ अंडरलाइंग असेट। अंडरलाइंग असेट एक्चुअली वो असेट होती है जिसके लिए दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि फ्यूचर में हम इस अंडरलाइंग असेट को आपस में खरीदेंगे या बेचेंगे, जैसे भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो अगर उन दोनों का उन पार्टीज का इंटेंशन है कि हमें क्या करना है, अगर एक पार्टी का इंटेंशन है कि मुझे जो है खुद को प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट द फ्लक्चुएशन, कि मैं नहीं चाहता कि जो रिस्क इन्वॉल्व है कि हो सकता है फ्यूचर में जो अंडरलाइंग असेट है उसके प्राइस जो है फ्लक्चुएट करें, और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए ही पहले कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूँ कि फ्यूचर में मैं इस पर्टिकुलर अंडरलाइंग असेट को कितने रेट पर परचेज करूँगा। तो
अगर ये इंटेंशन से एक पर्सन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है और एग्रीमेंट करता है तो हम उसे बोलेंगे हेजर, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द प्राइसेस ऑफ अंडरलाइंग असेट। दूसरा जो पार्टिसिपेंट होता है हमारा वो होता है स्पेकुलेटर्स। स्पेकुलेटर्स कौन होते हैं, जिनका मोटिव खुद को हैज करना नहीं होता, उनका मोटिव होता है प्रॉफिट्स अर्न करना। वो प्रॉफिट्स कैसे अर्न करते हैं, बैटिंग कर कि वो प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में वो बैट करते हैं ऑन द मूवमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट। वो बैट करते हैं पहले से कि अंडरलाइंग असेट का जो प्राइस है वो किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, और उसके ऊपर बैटिंग कर वो क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं और इसी तरह से प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो वो होते हैं स्पेकुलेटर्स, जिनका मोटिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट्स बाय स्पेकुलेटिंग ऑन द प्राइस मूवमेंट ऑफ अंडरलाइंग असेट। ठीक है, तो ये है हमारे पास हेजर्स और ये है स्पेकुलेटर्स। इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो है इनकी इंटेंशन का। अगर आपकी इंटेंशन है कि आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट द फाइनेंशियल रिस्क, कि फ्यूचर में जो है अंडरलाइंग असेट के प्राइसेस फ्लक्चुएट करेंगे, उस रिस्क से खुद को बचाना है, तो वो होंगे हमारे पास हेजर्स। और अगर आपकी इंटेंशन ये है कि आपको बेटिंग करनी है प्राइस मूवमेंट पर अंडरलाइंग असेट की और फिर प्रॉफिट अर्न करने हैं उस बेटिंग से, तो वो हमारे पास होंगे स्पेकुलेटर्स। ठीक है, तो आई होप सो आपको अभी इतना समझ आया है कि डेरिवेटिव होते क्या हैं, उसके बाद उनके ऑब्जेक्टिव क्या है, या तो हैजिंग या स्पेकुलेशन। मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का वो होता है हैजिंग। हैजिंग मीन्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट द फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या कहना चाह रहे हैं, फाइनेंशियल रिस्क मीन्स द रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन इन दी प्राइजेज ऑफ अंडरलाइंग असेट। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास। अब हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स क्या हैं। सो लेट्स सी द फीचर्स ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला फीचर हमारे पास है कि डेरिवेटिव्स आर रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन टू पार्टीज। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ये एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दो पार्टीज के बीच में। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, एक होते हैं बायर और दूसरी पार्टी होती है सेलर। ठीक है, और जहाँ पर दोनों पार्टीज आपस में एग्रीमेंट करती हैं टू डू समथिंग फॉर ईच अदर एट अ फ्यूचर डेट। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, बोथ द पार्टीज आर एक्सपेक्टेड टू डू समथिंग फॉर ईच अदर एट अ फ्यूचर डेट। एक पार्टी सामान जो भी अंडरलाइंग असेट है, कमोडिटी, करेंसी जो भी है, उसको दूसरी पार्टी को देगी और दूसरी पार्टी बदले में उसको जो भी उसका प्राइस है जिसके ऊपर उन्होंने एग्रीमेंट किया था इन द स्टार्टिंग, वो देगी। ठीक है, तो आपस में एक दूसरे को देंगी कुछ, और वो होता है हमारे पास डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि फ्यूचर में कौन सी अंडरलाइंग असेट को एक्सचेंज करेंगे, किस प्राइस पर करेंगे और किस डेट पर करेंगे। वो होते हैं हमारे पास डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये था पहला फीचर। सेकेंड फीचर है हमारे पास कि डेरिवेटिव्स जो है मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, फ्यूचर फॉरवर्ड्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स। फ्यूचर फॉरवर्ड में एक माइनर सा डिफरेंस है, तो वो उन दोनों में डिफरेंस होता है। और सेकंड हमारे पास ऑप्शंस और थर्ड है हमारे पास स्वैप्स। इन सबको हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियोस में। फिलहाल आप सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स पर कंसंट्रेट कीजिए। थर्ड ऑब्जेक्टिव है हमारे पास दैट in derivative contract both the cash based settlement and delivery based settlement are possible। अब आपको ये शायद अभी समझ में ना आए, शायद फ्यूचर फॉरवर्ड, ऑप्शन स्वैप जब आप ये सब पढ़ लोगे डिटेल में तब आपको ये समझना इजी हो, बट फिर भी मैं आपको अभी एक थोड़ा सा कंसेप्ट बताने की कोशिश करती हूँ, शायद जिससे आपको समझ में आ जाए। इधर देखिए, हमारे पास मैंने क्या बताया, एक होती है कैश बेस्ड सेटलमेंट और एक हमारे पास होती है डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट, राइट। एक होती है डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, सपोज हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हमेशा दो पार्टीज के बीच में होता है। सपोज कीजिए हमारे पास दो पार्टीज हैं, एक है ए, एक है बी। ए है हमारे पास सेलर और बी है हमारे पास बायर, और इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम क्या करेंगे, एक कमोडिटी है, उस कमोडिटी, मान लो कमोडिटी एक्स है, ये एक्स क्या है हमारे पास, अंडरलाइंग असेट। एक्स क्या है, अंडरलाइंग असेट। अब ये दो पार्टी सेलर और बायर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि ये जो कमोडिटी एक्स है, हम इसको फ्यूचर डेट पर, कोई भी फ्यूचर डेट पर उन्होंने डिसाइड किया है कि उस डेट पर 500 रुपये का क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। दैट मीन्स ए जो है बी को क्या करेगा, इस एक्स कमोडिटी को देगा और बदले में बी को कितना प्राइस देना पड़ेगा उस कमोडिटी के लिए, 500 रुपये।
ठीक है, तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट था डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया कि फ्यूचर में अंडरलाइंग असेट किस प्राइस पर और किस डेट पर एक्सचेंज होगी। अब जब वो एक्सरसाइज डेट आएगी, जब एक्सरसाइज डेट आएगी इन द फ्यूचर, अगर ए बी को क्या करता है, असेट जो वो अंडरलाइंग असेट थी एक्स, उसको ट्रांसफ़र करेगा और बी इसको 500 रुपये देगा, तो ये हमारे पास क्या होगी, डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट, कि एक्चुअल डिलीवरी की गई है एसेट की फ्रॉम द साइड ऑफ ए टू बी और बी ने प्राइस दिया है 500, तो ये है हमारे पास डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट। दूसरी होती है कैश बेस्ड सेटलमेंट। कैश बेस्ड सेटलमेंट में क्या होगा, कैश बेस्ड सेटलमेंट में ये होगा कि कॉन्ट्रैक्ट तो यही रहेगा सेम, कि सेलर और बायर है, दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि 500 रुपये की अंडरलाइंग असेट एक्स को वो फ्यूचर में एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, हो सकता है फ्यूचर में प्राइजेस फ्लक्चुएट करें, बट उन्होंने पहले ही खुद को हेज कर लिया है कि मैं तेरे को 500 रुपये में बेचूंगा और बायर जो है उसको 500 रुपये में खरीदेगा, मतलब कि सेलर ए जो है एक्स कमोडिटीज़ को देगा और ये इसको 500 रुपये देगा, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब एक्चुअल असेट ट्रांसफर हुई और इधर से पैसा गया, तो वो हुई हमारे पास डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट। कैश बेस्ड सेटलमेंट में क्या होगा कि ए और बी जो पार्टी है, ए जो सेलर है, बी जो बायर है, वो फ्यूचर डेट पर जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना है उस दिन क्या करेगा, इसको जो है मान लो वो डिपेंड करेगा कि उस टाइम पर क्या मार्केट प्राइस चल रहा है उस एसेट का, उस टाइम पर फ्यूचर डेट पर मार्केट प्राइस क्या चल रहा है एसेट का। मान लो अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है 500 रुपये के लिए, हो सकता है कि फ्यूचर में एक्सरसाइजिंग डेट पर, मीन्स द डेट जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज होगा उस डेट पर हो सकता है मार्केट प्राइस जो है 550 हो, क्या हो, 550 हो, किसका, कमोडिटी एक्स का। तो अगर 550 है तो क्या करेगा, ए बी को जो है एसेट नहीं ट्रांसफर करेगा, सेलर था ना ए जिसने बी को एसेट बेचनी थी, वो एक्चुअल एसेट नहीं देगा उसको, क्या करेगा, 550 रुपये दे देगा, क्या करेगा, 550 जो मार्केट प्राइस है, और बी ए को क्या देगा, 500 रुपये, ए बी ए को क्या देगा, 500 रुपये। तो दैट मीन्स एक्चुअल अमाउंट कितनी आनी थी बी के पास, 50 रुपये, तो आप या फिर ये कह लीजिए कि ए जो है बी को ओवरऑल कितने रुपए दे देगा, 50 रुपये, कि जहाँ पर एक्चुअल असेट नहीं ट्रांसफर हुई बट जो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस था सिर्फ उसका ट्रांसफर हो। यहाँ पर प्रॉफिट किसका हुआ, बी का हुआ ना, क्योंकि बी ने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, बी बायर है, ए सेलर है, इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि फ्यूचर में जो कमोडिटी एक्स है उसका एक्सचेंज करेंगे एट द प्राइस ऑफ ₹500, बट फ्यूचर में प्राइस हो कितना गया, 550। तो यहाँ पर किसका बेनिफिट हुआ, ऑब्वियसली बायर का, जिसको कम प्राइस में मिल गई असेट। तो फिर क्या हुआ कि जो हमारे पास पार्टी ए है जिसको लॉस हुआ है 50 रुपये का, वो किसको दे देगा, बी को। तो इसे हम बोल देंगे कैश बेस्ड सेटलमेंट, कि जिसमें ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस एक्सचेंज होता है, एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती असेट की, उसे हम बोलते हैं कैश बेस्ड सेटलमेंट। अगर आपको ये अभी कंसेप्ट समझ में नहीं आया है तो जब फ्यूचर फॉरवर्ड्स हो जाएंगे तब आपको शायद और इजीली समझ आ जाए। वैसे जो बेसिक कंसेप्ट है वो यही है कि अगर एक्चुअल डिलीवरी हो रही है असेट की फ्रॉम द सेलर टू बायर तो उसे हम बोलते हैं डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट, और अगर नेट प्रॉफिट या लॉस का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन बायर एंड सेलर तो उसे हम बोलते हैं कैश बेस्ड सेटलमेंट। ठीक है, तो ये था हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास ये हो गया, और नेक्स्ट फीचर है दैट डेरिवेटिव्स हैव अ फिक्स्ड एक्सपायरी डेट। आपने कभी सुना है कि शेयर्स की कोई एक्सपायरी डेट हो? नो, नेवर। शेयर्स की कभी भी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, बट डेरिवेटिव्स हैव एक्सपायरी डेट। और वो एक्सपायरी डेट क्या होती है? लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ। क्या होती है? लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, और अगर लास्ट थर्सडे जो है हमारा मंथ का अगर वो हॉलीडे है तो उससे प्रीवियस डे, दैट मीन्स वेडनेसडे बिकम द एक्सपायरी डेट ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है आपको। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इन केस ऑफ डेरिवेटिव्स द अंडरलाइंग असेट कैन बी अ स्टॉक, इट कैन बी अ कमोडिटी, इट कैन बी अ करेंसी और इट कैन बी एन इंडेक्स। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, लास्ट जो फीचर है इसका वो क्या है कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में डेरिवेटिव की वैल्यू और वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग असेट, इन दोनों में क्या होता है? एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। क्या कहना चाह रहे हैं? अगर वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग असेट, अगर इसकी वैल्यू बढ़ती है तो जो वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव है इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर इसकी वैल्यू कम होती है तो इसकी वैल्यू भी कम होगी। कि वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग असेट एंड वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव, इन दोनों के बीच में क्या है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। क्योंकि वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव खुद की तो कोई होती ही नहीं ना, इसकी जो भी वैल्यू है वो कहाँ
कहाँ से ड्राइव होती है? फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग असेट, और अंडरलाइंग असेट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी स्टॉक, कमोडिटी, करेंसी और एन इंडेक्स। तो ये है हमारे पास बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। इसको हम आगे डिटेल में और पढ़ेंगे कि इसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, ऑप्शन फ्यूचर्स क्या होते हैं, वो सब देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। होप so you have liked this video and this content is very helpful to you. So if you like the video, do share it with your friends and also subscribe to the channel. Thank you so much. Bye bye.